बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने यह ऐलान कर दिया है कि वो बिहार में ही राजनीति करेंगे। जैसा चुनाव से पहले वो कह रहे थे कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को नकार दिया। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी, सिर्फ दिल्ली का एक घर रखा है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर पार्टी को जरूरत हुई तो 5 साल में जो कमाई होगी वो पार्टी को दान करेंगे। इसके अलावा उन्होंने लोगों से मुलाकात के लिए 1000 रुपए भी मांगे हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में तीसरी शक्ति बन पाएंगे, क्योंकि पूरा चुनाव बिहार विधानसभा का बाइपोलर हुआ, एनडीए वर्सेस महागठबंधन, नीतीश वर्सेस तेजस्वी यादव। लेकिन इन दोनों की राजनीतिक लड़ाई में क्या अपने लिए प्रशांत किशोर एक जगह बना पाएंगे? क्या तीसरी शक्ति के तौर पर प्रशांत किशोर सामने आएंगे बिहार में? सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख इस पूरे मामले को समझा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा जो फाइंडिंग इस पूरे पोस्टपोल एक्सरसाइज का वो महिला वोटर्स का और युवा वोटर्स का अराइवल है। और ये दोनों वोटर्स के जो चंक हैं ये कास्ट एग्नोस्टिक है, कास्ट आइडेंटिटी तोड़ रहे हैं। और हमने जब सीधा सवाल पूछा कि जाति आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी, मुद्दा लगभग 2/3 लोगों ने कहा बाकी मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जाति महत्वपूर्ण नहीं थी। और केवल पुरुष जो वर्ग है उनके बीच में वो मुद्दा ज्यादा आया जाति का, महिलाओं में तो वो भी नहीं आया। इसका अर्थ बहुत साफ है कि जाति एक बेसिक कंस्ट्रक्ट जरूर है बिहार या पूरे भारत की राजनीति का, लेकिन वही एकमात्र कंस्ट्रक्ट है, ये अब सोचना गलती होगी। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, लालू जी हो चाहे नीतीश जी हो, इन दो बड़े जो शख्सियत हैं जिन्होंने पिछले 30 साल की बिहार की राजनीति डिफाइन की है हर तरीके से, इन दोनों के बाद की राजनीति में एक नेतृत्व का चैलेंज, संगठन का चैलेंज, ऑर्गेनाइजेशन का चैलेंज, ये अपने तरीके से चलेगा। हर चीज आसानी से प्लेटर पे किसी को भी ट्रांसफर नहीं होगी। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर लड़ाई लड़े, अपनी बन के रह गए रहे, तो उनको उसका लाभ, अगर वो जमे रहते 5 साल, तो मेरा मानना है कि जो जमा रहेगा उसको लाभ जरूर मिलेगा। अब यही देख लीजिए कि बिना किसी लेगेसी के, चाहे वो स्टारडम की हो, चाहे राजनीतिक हो या कोई आंदोलन की लेगेसी हो, उसके बावजूद भी 2 साल रगड़ करके उन्होंने मेहनत की, 3.5-4% तक ही वो पहुंचे, लेकिन उन्होंने नैरेटिव तो पूरे बिहार का बदला। भले ही उससे लाभ अंत में बीजेपी और एनडीए को हो गया, जेडीयू को हो गया, कुल जमा करके नैरेटिव के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ जिनके पास में बड़ी पार्टियों का स्ट्रक्चर था, राहुल गांधी जी के पास में कांग्रेस का स्ट्रक्चर था, बावजूद उसके नहीं वो अपील कर पाए। तेजस्वी यादव ने अपील किया, लेकिन वो एमवाई कॉम्बिनेशन के बियॉन्ड कहीं ना कहीं इस बात के लिए धक्का खा गए कि महिला मतदाताओं के बीच में वो जंगल राज वाली इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को नहीं हटा पाए। उनको शायद हो सकता है कि अपनी बहनों को चुनाव कैंपेन में ज्यादा आगे करना चाहिए था, अगर वो करते ऐसा तो शायद उनको लाभ होता। प्रियंका गांधी जी ज्यादा मेहनत करती फील्ड में तो शायद उसका ज्यादा लाभ होता। जब महिला मतदाताओं के ऊपर फोकस है तो इन पार्टियों के महिला नेतृत्व को पीछे क्यों किया गया? तो मुझे लगता है कि एक स्कोप डेफिनेटली रहेगा। अब वो कितनी मेहनत आगे करते हैं, जमे रहते हैं, बने रहते हैं कि नहीं बने रहते, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन कोशिश कर रहे हैं उतने के लिए, उनकी उतनी गंभीरता से तो उनको लेना चाहिए। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर जो प्रशांत किशोर सी वोटर के ट्रैकर में 20% तक गए थे सीएम चेहरे के तौर पर, वो बिहार की दूसरी पसंद के नेता थे, लेकिन चुनाव परिणाम पार्टी के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं रहा। एक भी सीट पार्टी जीत नहीं पाई। आखिर प्रशांत किशोर से कहां चूक हुई? सी वोटर ने पोस्ट पोल एनालिसिस किया है, यानी कि चुनाव के बाद एक पूरा एनालिसिस उन्होंने किया है कि बिहार में वोटरों का रवैया कैसा रहा, किस जाति के वोटर ने किसे वोट किया, किस आयु वर्ग के वोटर ने किसे वोट किया। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने बताया है कि आखिर प्रशांत किशोर इस चुनाव में कहां चूके। मुझे लगता है प्रशांत किशोर मल्टीपल चीजों में एक तरह से रह गए। एक तो उनका खुद का चुनाव नहीं लड़ना, ये एक शायद उनका रहा। दूसरा बाइपोलरिटी की बात, ये हमने प्री पोल में भी मैं आपको ट्रैकर में बोली थी कि अगर ये बाइपोलर हो गया मामला तो उनके वोटर नहीं। अब देखिए पोस्ट पोल में भी जब प्रशांत किशोर को 4% वोट भी नहीं मिले, तभी भी लगभग पोस्ट पोल में भी 10% लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री देखना चाहिए। तो इससे ये पता लगता है कि उनके उठाए हुए मुद्दों का ट्रैक्शन बहुत साफ था। तो ये जो करीबन 6.5% वोटर था जो नाम उनका ले रहा था लास्ट तक आते आते, लेकिन उसने वोट उनको नहीं दिया,
20-22% से तो घट के वो नीचे आ ही गए 10 पे, लेकिन जो 10% लास्ट में नाम बोल रहे थे वो भी पूरे नहीं वोट पड़े। इसका मतलब क्या है कि उसमें से भी 6-6.5% जो है लास्ट के अंत में आते आते वो सीधे शिफ्ट हुए एनडीए को। और अगर आप हमने एक क्रॉस टेबुलेशन देख करके डिटेल में ये भी स्टडी करने की कोशिश की कि जो शिफ्ट हुए, जो नाम नहीं ले रहे, उन्होंने अपना वोट कब बदला, तो अधिकांश लोगों ने वोटिंग वाले दिन या उसके एक हफ्ते पहले ही अपना वोट फाइनली डिसाइड किया कि हम किसको वोट देंगे, जो उनके खाते के थे। इसका मतलब बहुत साफ है कि वो प्रशांत किशोर का नाम ले रहे थे, वो बदलाव उस तरीके का देखना चाहते थे। लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर लड़ाई में नहीं थे, या उनकी लड़ाई एक तरह से उनका कैंडिडेट लड़ाई में नहीं था, या वो किसी भी तरीके से उनको वोट देने का मतलब शायद हो जाता कि वो आरजेडी को फायदा करता, तो उस तरीके के इमोशन वाले जितने लोग थे वो सारे यू टर्न लेकर के एनडीए के खाते में वापस चले। इसका अर्थ ये नहीं कि उनका ट्रैक्शन नहीं था, इसका अर्थ केवल यह है कि उनके विनेबिलिटी वाले क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, और लोग अपना वोट केवल हवा में दे करके दूसरे को जीतने का अवसर नहीं देना चाहते थे। तो यहां पर आरजेडी का डर, जंगल राज का डर ज्यादा काम कर गया। अंत में प्रशांत किशोर के वादे या प्रशांत किशोर के मुद्दे लोगों को सही लगे, बहुत सही लगे, लेकिन उन मुद्दों के ऊपर या उस पर काम करने के लिए अभी उन्होंने नीतीश कुमार को ज्यादा भरोसा दिया। खैर, अब तो यह तय है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बने रहेंगे और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि बिहार में वो तीसरी शक्ति के तौर पर स्थापित हो। लेकिन यह तभी संभव है जब जनता भी उन्हें एक्सेप्ट करे। इस चुनाव में तो जनता ने उन्हें नकारा है, लेकिन अभी फिलहाल लंबा वक्त है और वो जनता के बीच रहेंगे, तो देखना होगा कि क्या उनकी बात जनता मानती भी है या नहीं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। देश, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत उन चंद देशों में है जहां आजादी के बाद पहले दिन से यूनिवर्सल वोटिंग का राइट है कि गरीब से गरीब आदमी भी, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। अमेरिका जैसे देश में अधिकार मिलने में दशकों लग गए, इस देश में यह अधिकार रहा है। और बाबा साहब ने कहा कि मैं लोगों को हथियार नहीं, उनको वोट का अधिकार दे रहा हूं। और वो वोट के अधिकार से ही पूरी व्यवस्था बनती चलती है। सरकार चुनाव के पहले योजना निकालती है कि जो लोग भी गरीब हैं, जो लोग, आप जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि जो लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं और जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, वो सारे परिवार के लोग, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। और फिर अगले 1 महीने तक सरकारी व्यवस्था लगाकर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदा जाता है। उनके पीछे सरकार की व्यवस्था लगती है, वो पैसा लेकर बदल ना जाए। उनको जीविका के समूहों से जोड़ा गया, उनको जीविका की दीदियों को उनके पीछे लगाया गया कि भाई तुम जाकर इसी पर वोट करना। ये हुआ है, तब आपको ये प्रचंड बहुमत दिख रहा है। कल गांधी मैदान में लोग शपथ ले रहे हैं, सुचिता की शपथ ले रहे हो। हम लोग नीतीश कुमार को ईमानदार व्यक्ति मानते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे जुड़ा रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार। लेकिन ये ईमानदारी की कौन सी परिभाषा है?